हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो एपिसोड 6 में जो हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉक मार्केट टर्म्स एंड उसके मीनिंग्स की बात करेंगे, जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आएगा जब तक आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे। ओके, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे टर्म्स आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आएंगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। ओके, तो एपिसोड 6 तक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट एपिसोड्स में हम टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल्सो उसके आने वाले एपिसोड्स में फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। बाकी बेसिक्स जो है वो आपका एपिसोड 6 के बाद ख़त्म। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टर्म जो है शेयर्स एंड स्टॉक। जैसा कि मैंने एपिसोड 1 में आपको कहा था कि शेयर एंड स्टॉक लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, एंड वो सही भी है बिकॉज है दोनों एक ही चीज़, बट कुछ ऐसा कंसेप्ट है, कुछ ऐसी डिफरेंट बात है स्टॉक में एंड शेयर में, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। ओके, तो सबसे पहले शेयर देखते हैं कि शेयर क्या होता है। बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कंपनी की जो ओनरशिप है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है शेयर। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप क्या होगा, उसका जो शेयर प्राइस है अभी फॉर एग्जांपल 2000, तो वो हो गया इसका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप, उसको कहा जाएगा शेयर। ओके, तो इतना क्लियर है। और जब भी हम बात करेंगे एक शेयर की, 10 शेयर की, 200 शेयर्स की, तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को मल्टीपल कर रहे हैं, राइट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन सब को कहा जाता है शेयर्स। ओके, एंड स्टॉक में क्या होगा, बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स, या फिर उसी कंपनी का पर्टिकुलर, अगर हम बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं इन बल्क, तो उसको अगर हम परसेंट टर्म में लेते हैं, या फिर कई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, बल्क में परचेज़ करते हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ करते हैं कि उनको कैलकुलेट वो ऐसे नहीं करते कि हमने इतने शेयर्स लिए, वो जनरली परसेंट टर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए वो स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्टॉक यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। ओके, यानी ओनरशिप की स्मॉलेस्ट यूनिट, फॉर एग्जांपल 1 शेयर, एंड उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 10 शेयर, 20 शेयर, तो उसको हम कह सकते हैं शेयर। बट अगर हमने डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, देन हम ये भी कह सकते हैं कि हमने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, ये मेरा स्टॉक्स है, ये सारे मेरे पास स्टॉक्स है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली शेयर एंड स्टॉक में, बट डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, और कई ऐसी कंट्रीज़ जो है जहाँ पे आपको बैलेंस शीट अगर आप उनकी देखेंगे तो वहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह कॉमन स्टॉक नज़र आएगा, तो वो कॉमन स्टॉक जो है वो क्या है, इक्विटी शेयर्स ही है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज़ पोर्टफोलियो। ओके, तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने उन सब का कलेक्शन, जो भी आपने ओन करके रखा है एज अ इन्वेस्टर। ओके, कुछ भी हो सकता है, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गई, या फिर कुछ भी और अदर सिक्योरिटीज़। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इनफैक्ट शेयर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं सिक्योरिटीज़ में। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में डिफरेंस क्या है, सिक्योरिटीज़ में शेयर्स आ सकते हैं बट शेयर्स में सिक्योरिटीज़ नहीं आ सकती, बिकॉज सिक्योरिटीज़ जो होती है वो बहुत वाइड टर्म है, उसमें बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ जाती है सिक्योरिटीज़ में कुल मिला के। ओके, एंड शेयर्स में ओनली प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, सिर्फ 2 ही चीज़ आ सकती है, तो इन सब का कलेक्शन ही कहलाता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो आगे से आप जब भी वर्ड सुने तो आप समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी ओन करके रखा है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने। नेक्स्ट इज़ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली आपको दे रखा होगा बेसिक डिस्क्रिप्शन, जिस इंडस्ट्री में कंपनी वर्क कर रही है, कोई और इंडस्ट्री में एंटर हुई है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ में एंटर होने वाली है, या फिर फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्रीज़ में वो जाने वाली है, एंड करंटली कौन सी इंडस्ट्री में वो वर्क कर रही है। एंड ऑल्सो कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दे रखे होंगे और भी कई सारी चीज़ें, लाइक ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम। ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम क्या होता है, बेसिकली जो सीए से क्या करना पड़ता है, उसको
चेक कराना पड़ता है, बेसिक सी भाषा में कहें तो, एंड उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है CA जो सर्टिफाई करके देता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम है कंपनी के वो सही है, एक्यूरेट है एंड ट्रू एंड फेयर है। ओके, तो ये CA जो है वो सर्टिफाई करके देता है, इसको कहा जाता है ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट इस फाइनेंशियल सिचुएशन भी उसमें पता चलती है हमें कंपनी की कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है या फिर फाइनेंशियली वीक है। ये सारी बातें हमें एनुअल रिपोर्ट देख के पता चल जाती है। एनुअल रिपोर्ट डिटेल में चेक कैसे करते हैं ये सारी बातें हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं वो भी देखेंगे, एंड P&L वगैरह जो होते हैं वो सारी बातें फंडामेंटल एनालिसिस की है, तो अभी के लिए उसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ होता है जिसमें हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, लाइक हमने कोई सेल ऑफ एसेट्स कर दी है उसकी वजह से हमारा क्या आया है, कैश आया है कंपनी में बहुत ज़्यादा, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन अलग अलग दे रखे होते हैं, मतलब 3 बाइफर्केशन कर रखा होता है कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो कंपनी का काम है, मतलब बेसिक जो कंपनी जो सेल करती है, यानी जो इनकम फ्रॉम सेल्स होती है जिससे कैश जनरेट होता है, वो सारी बातें आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग में कंपनी ने पैसा कहाँ से रेज़ करा रखा है, वो उसका जो इनफ्लो आता है वो आता है फाइनेंसिंग में। एंड इन्वेस्टिंग में बेसिकली कंपनी ने कौन कौन से एसेट्स परचेज़ कर रही है, वो सारी बातें आती है इन्वेस्टिंग में। ओके, तो ये 3 एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो की, ये भी हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ेंगे। एंड मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड उनका एनालिसिस भी होता है कि मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है मिलके, एंड उनका क्या एनालिसिस है अपने परफॉर्मेंस को लेकर। एंड डिविडेंड्स कंपनी कितना देना चाहती है, कितना दे रही है आज तक, उसका भी एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये था बेसिक सा एनुअल रिपोर्ट, इसको डिटेल में हम फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करेंगे। एक बेसिक मैंने ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट इज एवरेजिंग डाउन। अब एवरेजिंग डाउन क्या होता है, बेसिकली जब भी इन्वेस्टर एक्वायर करता है ज़्यादा स्टॉक, यानी पहले उसने स्टॉक ओन कर रखा है, बट जैसे ही प्राइस डिक्लाइन होती है, बहुत ज़्यादा गिरती है या फिर थोड़ी भी गिरती है, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टर और ज़्यादा स्टॉक्स खरीदता रहता है, यानी परचेज़ करता रहता है उस कंपनी के शेयर्स। तो आफ्टर द इनिशियल परचेज़, पहले जब हमने परचेज़ किया था उसके बाद प्राइस डिक्लाइन हो गई एंड हम और परचेज़ करते जा रहे हैं और परचेज़ करते जा रहे हैं, इससे क्या होता है, हमारा एवरेज कॉस्ट पर शेयर है वो कम हो जाता है। ओके, और वो कैसे होता है, ये एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 100 शेयर्स खरीदे 100 रुपये के रेट से, 10,000 का आपने किया इन्वेस्टमेंट, राइट। फिर क्या हुआ, ये जो 100 प्राइस चल रही थी वो अचानक से 80 हो गई। तो हमने क्या किया, जैसे ही 100 से 80 हो गई प्राइस, तो हमने 50 शेयर और ख़रीदे, तो 4,000 रुपये हमने और लगाए, पहले हमने लगाए थे 10,000। तो अब पहले कितनी रेट थी, 100 में हमने ख़रीदे थे 100 शेयर्स, और उसके बाद हमने 50 शेयर खरीदे 80 रुपीज़ के रेट से, तो 4,000 रुपीज़ और ले लिए। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई 14,000, एंड डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 150। तो हमारी एवरेज कॉस्ट पर शेयर कितनी आ रही है, 93.33 ओके पर शेयर। तो आप देख सकते हैं जो अभी की जो एवरेज कॉस्ट पर शेयर है और जो पहले हमने ख़रीदा था 100 रुपीज़ में, अगर हम ये नहीं खरीदते तो हमारी 100 रुपये की ही कॉस्ट रहती, बट अब हमने ये ख़रीद लिया जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ, इसलिए हमारी एवरेज कॉस्ट पर शेयर जो है वो कम हो गई, लोअर हो गई। ओके, तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को कहा जाता है एवरेजिंग डाउन। ओके, नेक्स्ट इज बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। तो बुल मार्केट बेसिकली क्या होता है, जब इन्वेस्टर का सेंटिमेंट से रिलेटेड बात है कि इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, यानी मार्केट अब आने वाले टाइम में अपसाइड मूव करेगा, यानी इंडेक्स जो है निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गए, इनमें बड़ी मूव आने वाली है, या फिर जो मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है ये ऐसा ही चलता रहेगा कुछ समय तक, इसको कहा जाता है बुल मार्केट। और इसी तरह अगर स्टॉक के रिलेटेड हम बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टॉक लाइक रिलायंस की बात करते हैं, तो
अगर मैं ऐसा कहूँ कि रिलायंस की प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाली है, या फिर रिलायंस की जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाएगी आने वाले कुछ समय तक, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैं जो हूँ बुलिश हूँ ऑन रिलायंस शेयर। ओके, यानी रिलायंस के शेयर प्राइस पे मैं बुलिश हूँ, यानी मेरा ऐसा सेंटिमेंट है, मेरा ऐसी थिंकिंग है कि रिलायंस की प्राइस जो है वो अपसाइड मूव करेगी। तो इसी को कहा जाता है बुल मार्केट। अब यह मार्केट वर्ड है, इसलिए मैंने रिलायंस की जगह पहले आपको इंडेक्स का एग्जांपल दिया था। ओके, इंडेक्स निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, जो पूरे के पूरे मतलब टोटल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सारी कंपनीज़ को। एंड उसी का उल्टा अगर करें बेयर मार्केट, बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें लगता है कि प्राइस डाउन जाएगी या फिर प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली डाउन जाती रहती है, थोड़ा सा ऊपर मूव हुआ बट उसके बाद डाउन जा रही है, तो इसको कहा जाता है बेयर मार्केट। ये भी ऐसा ही कह सकते हैं हम कि एक सेंटिमेंट होता है इन्वेस्टर का कि वो मार्केट को देख के बता सकता है कि वो बेयर मार्केट है। ओके, बिकॉज प्राइस जो है वो डाउन जा रही है। और सेम स्टॉक पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कि रिलायंस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि उसकी प्राइस डाउन जाएगी, तो मेरा बेयरिश व्यू है। ओके, तो ये मैं कह सकता हूँ ऑन पर्टिकुलर डेट शेयर, बट मार्केट कहा है मैंने, तो इसलिए मैंने इंडेक्स की सिचुएशन ली है निफ्टी की। ओके, और ये बुल एंड बेयर, ये वर्ड कहाँ से आए हैं? बुल जब भी अटैक करता है तो ये ऊपर की साइड अटैक करता है, तो इसीलिए ये वर्ड बना है बुल। जब भी हम सोचते हैं कि प्राइजेस ऊपर जाएगी, इसका मतलब हमारा बुलिश व्यू है। एंड बेयर जब भी अटैक करता है वो डाउन की साइड अटैक करता है, यानी पंजे अपने नीचे की तरफ अटैक करता है, तो इसीलिए वर्ड जो है वो बेयर है। तो इसका मतलब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट्स डाउन जाएंगे, यानी प्राइजेस जो है वो डाउन जाने वाली है शेयर्स की या फिर इंडेक्स की। ओके, तो इसको हम बेयरिश व्यू कह सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं बिड एंड आस्क की। सबसे पहले बिड की बात करते हैं। बिड जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो बायर जो है वो रेडी है पे करने के लिए टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, इसको कहते हैं हम बिड प्राइस। यानी फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस का के लिए प्राइस सेट कर रखी है 2200, यानी इस पर्टिकुलर प्राइस में मैं रिलायंस के शेयर लेने को तैयार हूँ। ओके, क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो सकती है, 1000 2000, बट प्राइस मैंने डाल रखी है कितनी, 2200, यानी इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं इतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी मैक्सिमम अमाउंट को जो बायर रेडी है टू पे, जो कि मैंने एग्जांपल लिया 2200, ये हो गया हमारा बिड प्राइस। ओके, एंड इसका उल्टा अगर आस्क प्राइस की बात करें, आस्क प्राइस क्या होती है? मिनिमम अमाउंट जो सिक्योरिटी होल्डर है, यानी जो शेयर होल्ड करके बैठा है, वो विलिंग टू सेल फॉर। ओके, यानी एक ऐसा अमाउंट जितना उसको चाहिए ही चाहिए, उससे कम उसको बेचना ही नहीं है वो शेयर। ओके, उससे ज़्यादा होगा तो वो खरीदेगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो बेचेगा, या फिर उतना होगा तो वो बेचेगा, बट उससे कम वो नहीं बेचेगा। ओके, तो उस पर्टिकुलर प्राइस को कहा जाता है आस्क प्राइस, जो कि मिनिमम अमाउंट होता है जो उस पर्टिकुलर सेलर को चाहिए ही चाहिए। और आस्क प्राइस बेसिकली हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल टू होगा बिड प्राइस के, तभी ट्रांजैक्शन होगा। ओके, बिकॉज प्राइजेस मैच करनी चाहिए, बिड प्राइस आस्क प्राइस दोनों मैच करेंगे तभी ट्रांजैक्शन होगा। और बिड प्राइस अगर ज़्यादा है आस्क प्राइस से, यानी ये खरीदने को तैयार है आस्क प्राइस से भी ज़्यादा, तो ऑब्वियस खरीद सकता है, या फिर आस्क प्राइस पे खरीदे तो भी खरीद सकता है। बट आस्क प्राइस से अगर कम होगी बिड प्राइस, देन सेलर बेचेगा ही नहीं, यानी ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, राइट। तो ये बेसिक मतलब है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस का। तो मेन क्या है, बिड प्राइस जब भी ज़्यादा होगी आस्क प्राइस से तभी ट्रांजैक्शन होगा, या फिर बिड प्राइस इक्वल टू होगी आस्क प्राइस से तभी ट्रांजैक्शन होगा। ओके, तो आस्क प्राइस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी क्या होता है? बेसिकली कितना आसानी से आप बाय सेल कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक को एंड कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जिन भी शेयर्स में लेस वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं लिक्विडिटी। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि खरीदे गए एंड बेचे गए ड्यूरिंग द ट्रेडिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल एक दिन में
कितने शेयर्स उस कंपनी के खरीदे गए एंड कितने बेचे गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक तरह से वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कितने शेयर्स एक्चुअली ट्रेड हुए, खरीदे गए एंड बेचे गए। ओके, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम। तो कई कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं उनमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी हम आसानी से उन शेयर्स को बेच नहीं सकते क्योंकि सामने ख़रीदने वाला कोई नहीं होता कभी, एंड आसानी से उन शेयर्स को ख़रीद नहीं सकते बिकॉज बेचने वाला नहीं होता कभी, या फिर बेचने वाला तो होता है बट वो प्राइस काफ़ी हाई रखता है, तो हम इतनी आसानी से ख़रीद बेच नहीं सकते। तो इसीलिए कितनी आसानी से आप उस शेयर को बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश, उसको कहा जाता है लिक्विडिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन कंपनीज़ के शेयर्स में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, राइट, क्योंकि आसानी से आप उन शेयर्स को ख़रीद बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिग कंपनीज़ है लाइक TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, और भी कई सारी कंपनी, सिप्ला जो फार्मा सेक्टर हो गया, या फिर और भी कई सारी जो टॉप कंपनीज़ होती है, वेल नोन कंपनीज़ होती है, लोग उनके बारे में जानते हैं, अच्छी गुडविल होती है, उन कंपनीज़ में वॉल्यूम हमेशा रहता है, लोग खरीदते बेचते रहते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आप कोई भी शेयर हाथों हाथ जो मार्केट प्राइस पे बेचना चाहें तो आपको अचानक से कोई भी बायर ना मिले। ओके, बायर आपको मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत प्राइस हाई रखेंगे तो ऑब्वियसली बायर नहीं मिलेगा, बट मार्केट प्राइस पे अगर आप सेल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ लेस लिक्विड स्टॉक्स, जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी बायर एंड सेलर में बहुत कमी होती है, कभी बायर नहीं मिलता, कभी सेलर नहीं मिलता, उनको आसानी से कन्वर्ट करने, मतलब कैश में कन्वर्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जब बायर होगा तभी हम बेच पाएंगे अपने पास रखा हुआ शेयर। ओके, नेक्स्ट इज़ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जनरली आपने मार्केट में देखा होगा, लोग पहले ख़रीदते हैं शेयर एंड बाद में सेल करते हैं एंड प्रॉफिट अपना बनाते हैं या फिर लॉस बुक कर लेते हैं, राइट। तो अब शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, बेसिकली ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, पहले ही शेयर सेल कर देंगे। ओके, बिकॉज शेयर जो है आपके पास नहीं है बट आपके ब्रोकर के पास तो होगा, राइट। तो आप पहले ही शेयर सेल कर देंगे एंड बाद में उसको बाय कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, अगर आपने सस्ते में, मतलब पहले आप जो शेयर की प्राइस हाई थी एंड आपने सेल कर दिया, जैसे ही प्राइस डाउन हुई आपने बाय कर दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया। अगर प्राइस और ज़्यादा ऊपर चली जाती है देन आपको लॉस हो जाता, राइट। तो इसीलिए, बट ये करना क्या पड़ता है, एक ही पर्टिकुलर डे में आपको करना पड़ता है ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ। ओके, तो सेल करेंगे आप स्टार्टिंग में, जब हो सकता है कभी भी दिन में आपने सेल कर दिया, एंड बाद में ट्रेडिंग सेशन जब ऑफ मतलब क्लोज होता है देन उससे पहले आपने वो वापस से बाय कर दिया, एंड जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो आपने बुक कर दिया, राइट, या फिर लॉस हुआ वो बुक कर दिया। तो इसी शॉर्ट सेलिंग को से क्या कर सकते हैं, ट्रेडर प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्रॉम डिक्लाइनिंग स्टॉक एंड इंडेक्स प्राइजेस। इंडेक्स प्राइजेस, बिकॉज इंडेक्स में भी ट्रेडिंग्स होती है, वो हम आगे देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि इंडेक्स में ट्रेड कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए आप स्टॉक का ही एग्जांपल समझिए कि स्टॉक आपने क्या किया, सुबह सुबह सपोज़ कीजिए कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपने सुबह सुबह देखा कि कोई प्राइस बहुत हाई है एक स्टॉक का एंड आपको लग रहा है वो डाउन चला जाएगा जब तक दिन होगा, तो आपने क्या किया, सुबह आपने सेल कर दिया एंड वापस आपने 2-2:30 बजे के आसपास वापस बाय कर दिया, तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपने अर्न कर दिया। ओके, तो इस चीज़ को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। ओके, शॉर्ट सेलिंग। नेक्स्ट इज सर्किट। अब ये सर्किट क्या होता है, बेसिकली ये नंबर्स की बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं सर्किट्स कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। तो जो स्टॉक में वॉलीटिलिटी रहती है स्टॉक प्राइजेस में, यानी प्राइजेस फ्लक्चुएट करती रहती है दिन भर में, तो वॉलीटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं या फिर अचानक से ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे वॉलीटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, अचानक से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है, अपर सर्किट बेसिकली क्या होता है, जो मैक्सिमम प्राइस होती है वो फिक्स हो जाती है, उसके ऊपर स्टॉक की प्राइस मूव नहीं कर सकती, या फिर मैक्सिमम प्राइस जहाँ तक स्टॉक जो है वो अलाउ है टू मूव अपवर्ड्स। और ये जो कितना ऊपर, यानी 2%, 5%, 10% या फिर नो सर्किट, टोटल 5 तरह के सर्किट्स होते हैं, 2%, 5%, 10%, 20% या फिर सर्किट होता ही नहीं है कुछ ऐसे स्टॉक्स में। ओके, तो
अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करते हैं, कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है टोटली। ये हो सकता है किसी दिन आपका 5% दिखे, कभी 10% हो जाए, कभी 20% कर दे। ओके, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रहता है, वो चेक करते हैं, अपना सिस्टम होता है, उनका एल्गोरिदम होता है, वो पर्टिकुलर स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक पे कितना % सर्किट होगा। ओके, और ऐसा भी नहीं है एक स्टॉक में फॉर एग्जांपल आज आप देख रहे हैं कि 5% अप होते ही वो ऊपर, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है बिकॉज अपर सर्किट टच हो गया 5% पे, और अगले दिन आप अगर देखेंगे या फिर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद देखेंगे तो उस पर आपको 10% का अपर सर्किट दिख रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, ये सर्किट लिमिट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। ओके, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो अपर सर्किट क्या हो गया, मैक्सिमम प्राइस जहाँ तक वो शेयर अपवर्ड मूव कर सकता है, एंड लोअर सर्किट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब भी शेयर गिरेगा तो मिनिमम प्राइस जहाँ तक वो शेयर गिर सकता है। ओके, तो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्लियर है। एंड ऑब्वियसली रेट्स जो है वो आपको अलग अलग शेयर्स पे अलग अलग ये आपको मिल जाएगा, 2%, 5%, 10% या फिर नो सर्किट किसी स्टॉक्स पे। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज़ में क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए। अब रिस्क कैसे कम होगा, बेसिकली अगर आपने 3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तीनों की अलग अलग कंपनीज़ में, लाइक बैंकिंग सेक्टर्स में आपने ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, ये सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़, या फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ जो मिड कैप में आती है, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स वगैरह, मारुति सुजुकी, इन सब में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। फार्मा सेक्टर में कैडिला हेल्थ केयर या फिर सिप्ला कंपनी हो गई, और भी कई सारी कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसा कभी आपको देखने को कभी बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि सारे के सारे मार्केट्स डाउन चले जाएं, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि सारे मार्केट्स अप चले जाएं, राइट। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर अभी अच्छी ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर में, तो ये राइज़ कर रहा है, एंड बाकी सारे वहीं स्टेबल बैठे हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आपके जो बैंकिंग सेक्टर है वो ग्रो करेगा। एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसकी एक टेक्निक्स भी होती है कि जैसे ही ये ग्रो किया एंड आपको लगा कि ग्रोथ इतनी है, इसके आगे काफ़ी टाइम लगेगा इसके ऊपर जाने में, देन आप सेल करके यहाँ से निकल सकते हैं एंड वापस से इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनमें अभी ग्रोथ नहीं आई है, राइट। ये सारी चीज़ें होती है, टेक्निक्स आगे देखेंगे वो, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि सपोज़ कीजिए आपने इन तीनों में इक्वल शेयर इन्वेस्ट कर रखा है, एंड जो प्राइस फ्लक्चुएशन होगी, कभी प्राइस ऊपर जाएगा बैंकिंग सेक्टर का, कभी नीचे जाएगा, इसमें भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी सेम चीज़ होगी, बट आपका ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे सेक्टर्स अचानक से डाउन जा रहे हैं, एक्सेप्ट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस लाइक कोविड जब आया था तब क्या हुआ था, एकदम से सारे सेक्टर्स नीचे चले गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, बट फिर भी अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो फार्मा सेक्टर ने जितनी ग्रोथ दिखाई उसके बाद उतनी और किसी सेक्टर ने नहीं दिखाई है, राइट। तो इसीलिए रिस्क जो है वो आपका कम हो गया, बिकॉज ये दोनों सेक्टर सपोज़ कीजिए कि बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, बट ये सेक्टर आपको सपोर्ट देगा, आपके लॉस को थोड़ा सा संभालेगा, राइट। लॉस तो होगा आपको ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब सारे के सारे सेक्टर्स डाउन जाएंगे, बट कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसको फ़ायदा पहुंच रहा होगा, एंड वो सेक्टर आपका क्या कर लेगा, उस पर्टिकुलर लॉस को कम करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन से। और इन जनरल मार्केट अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कोविड टाइप, देन ऑल्सो आपको सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए बहुत कम होगा ऐसा चांस कि सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर होगा अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई बुरा परफॉर्म करेगा, एंड कोई अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड आपको क्या करना है, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करके बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म में तो सारे ही सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो आप इंडेक्स उठा के देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्टर का, तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, अनलेस आपने कोई बेकार कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। ओके, अच्छी अच्छी कंपनीज़ लाइक मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स ने कितना अच्छा रिटर्न दिया अभी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको चेक करनी पड़ेगी, तो वो सब हम फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ जो टर्म है हमारा बीटा, ये बीटा है, बेटा नहीं है, राइट, बीटा। अब ये बीटा क्या होगा, बेसिकली फ्लक्चुएशन को मेज़र करेगा। ओके, कैसे, स्टॉक मार्केट जैसे मूव कर रहा है तो उसके रिएक्शन में दैट पर्टिकुलर स्टॉक कैसा मूव कर रहा है। स्टॉक मार्केट जैसे ही अप गया तो वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है,
वो फ्लक्चुएशन मेज़र करने के लिए है बीटा, राइट। इसमें क्या होगा, रिस्क आपको पता चलेगा एक स्टॉक में ज़्यादा है या कम है। रिस्क इन द सेंस मैं फाइनेंशियल रिस्क की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं ऑपरेशनल रिस्क जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिस्क की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक जो पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, ओके। यानी स्टॉक मार्केट ओवरऑल लाइक निफ्टी हो गया एंड स्टॉक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल टाटा मोटर हो गया, तो स्टॉक मार्केट अगर अच्छा जा रहा है 2% अप जा रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक टाटा मोटर का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है, वो 5% जा रहा है या 10% ऊपर जा रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन आप मेज़र कर सकते हैं बीटा से, और रिस्क का भी पता चल जाएगा आपको, बट फाइनेंशियल रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। ये रिस्क है वो अलग है, ये ओवरऑल रिस्क है जो होता ही है मार्केट में, राइट। अब स्टॉक एंड मार्केट, दो एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में आप ले लेना सेंसेक्स निफ्टी जो होते हैं जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक ले लेना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो सपोज़ करते हैं कि मार्केट जो है वो 5% ऊपर गया, तो जैसे ही मार्केट 5% ऊपर गया है तो वो स्टॉक कितना ऊपर गया, 10%, राइट। तो इतना आपको दिख जाएगा कि मार्केट ऊपर गया 5% एंड स्टॉक उसके साथ साथ कितना ऊपर गया, 10%। तो जो चेंज इन स्टॉक है डिवाइड करेंगे चेंज इन मार्केट से, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, 2। तो ये जो बीटा है वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना % मार्केट ऊपर जाएगा उससे डबल वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस जाएगी, ओके। सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बीटा हो सकता है किसी का 1.5 हो, किसी का 1 हो, वो अलग बात है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन। मार्केट फॉर एग्जांपल 10% ऊपर गया तो वो स्टॉक 20% ऊपर जाएगा, और ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा हो ही हो। बीटा जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है। बीटा सिर्फ क्या होता है, मार्केट जैसे ऊपर गया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उससे क्या एक नंबर बीटा कैलकुलेट हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मार्केट हमेशा फिर 10% जाएगा तो वो 20% जाएगा, मार्केट अगर डाउन गया तो ये स्टॉक और डाउन जाएगा। ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है, बट ये क्या होता है, बीटा कैलकुलेट कैसे होता है, इन चेंजेस से ही कैलकुलेट होता है, चेंज इन स्टॉक डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट से। तो ऐसा थंब रूल नहीं है, आप समझ सकते हैं। लाइक मार्केट अगर ऊपर गया एंड स्टॉक की प्राइस फॉर एग्जांपल किसी और रीज़न से ऊपर गई, तो उस केस में बीटा जो है हमारा वो जो शो कर रहा है वो 2 शो कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बिकॉज ये कैलकुलेट ही कैसे होता है, प्राइजेस फ्लक्चुएशन से। जब फ्लक्चुएशन आ जाती है उसके बाद बीटा कैलकुलेट होता है, ओके। तो अब आप समझ सकते हैं कि बीटा जो है वो ऐसा नहीं है क्योंकि थंब रूल है कि मार्केट इतना जाएगा तो इतना शेयर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज बीटा कैलकुलेट ही तब होता है जब प्राइस फ्लक्चुएट हो चुकी होती है, ओके। अब बात करते हैं एग्रेसिव स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक की। तो एग्रेसिव जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बीटा जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी स्टॉक मार्केट के जैसे ही अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा तो उसका जो इफेक्ट है उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे बहुत ज़्यादा होगा, ओके। अगेन कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं हो ही हो, बट जनरली आप देखेंगे तो ये होगा, बिकॉज बीटा आप देख सकते हैं, कोई भी आप शेयर उठा के देखेंगे एंड उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो होगा उसमें ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आएगी, वहाँ पे एक बीटा भी होगा। तो बीटा आप चेक कर सकते हैं हर पर्टिकुलर स्टॉक का, ओके। तो आप ये चेक कर लेना और आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स का बीटा ज़्यादा है, कौन से स्टॉक्स का बीटा कम है, राइट। तो बीटा जो है इन स्टॉक्स का ज़्यादा रहता है बिकॉज इनमें फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अब फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहती है तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ऑब्वियसली लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। फ्लक्चुएशंस हाई रहती है तो फ्लक्चुएशंस डाउन साइड भी जाती है, तो इसीलिए रिटर्न्स आप कमा भी सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी सकता है, ओके। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिफेंसिव स्टॉक की बात करें तो इनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है, इसका बीटा जो है वो लेस देन 1 जो भी होते हैं स्टॉक्स उनको हम कह सकते हैं वो डिफेंसिव स्टॉक है। यानी स्टॉक मार्केट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी निफ्टी सेंसेक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं,
तो उस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत कम असर रहता है। बेस्ट एग्जांपल इस FMCG स्टॉक्स जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाता स्टॉक मार्केट के गिरने से या स्टॉक मार्केट के बढ़ने से, बिकॉज वो एकदम अपना स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा आपको, एंड हाई फ्लक्चुएशंस नहीं रहती इनमें, बिकॉज FMCG हमेशा अच्छा सेक्टर रहता है, हमेशा उनके प्रोडक्ट्स जो है वो बिकने ही बिकने हैं, चाहे कितना भी कुछ भी हो, कोविड आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, FMCG सेक्टर हमेशा आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ ही नज़र आएगा। एंड ऑल्सो फार्मा सेक्टर, ओके, फार्मा सेक्टर फिर भी कोविड के टाइम काफ़ी हाई चला गया है, बट FMCG जो है वो भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकता है अपन को, ओके। तो इसमें जो है स्टेबल रिटर्न्स रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इस जो FMCG स्टॉक्स हो गए वो। एंड एग्रेसिव की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, हर सेक्टर में अपना एग्रेसिव स्टॉक होता है। जो मिड कैप होते हैं वो ज़्यादा जनरली एग्रेसिव होते हैं, राइट। तो ये थे हमारे जो स्टॉक मार्केट के कुछ टर्म्स जो आपको काम आएंगे जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे एंड इन्वेस्टिंग करेंगे। जब तक आप मार्केट में रहेंगे ये सारे वर्ड्स आपको डे टू डे सुनाई देंगे, न्यूज़ में या फिर अखबारों में।